चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना चल रहा था बीकानेर का इतिहास, जिसमें अपना कल्याण मठ तक का हो गया था। यानी कि अगला जो शासक रहेगा 25 सितंबर 1574। कल्याण सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में जो शासक बनेगा वो बीकानेर के कल्याण सिंह के दो पुत्र हैं। एक तो राय सिंह और दूसरा पृथ्वीराज राठौड़। एक एक को ले लेते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज के साथ में अपन को दुरसाहाड़ा भी पढ़ना है, क्योंकि ये राजा नहीं था, ये कवि था। तो अपन इसके साथ में दुरसाहाड़ा भी एक कवि है जो इसमें आएंगे, तो अपन राय सिंह को ले लेते हैं। राय सिंह की बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि राय सिंह फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लगभग इसकी एक एक बात बारीकी से पूछी जाती, शासनकाल तक पूछा जाता है, जन्म और मृत्यु तक पूछा जाता है इसका। तो थोड़ा सा अपन इसको ठीक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो, अगर जन्म की बात करें राय सिंह की, आज बीकानेर का शासक अपन राय सिंह बनाते हैं। इससे पहले, क्योंकि इसकी मृत्यु हुई 1574 में, और 1574 में मृत्यु के बाद में शासक तो राय सिंह बना है, लेकिन कल्याणमल ने, आपको पता है, नागौर दरबार लगाया अकबर ने। तो अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया तो उस समय 1570 में नागौर दरबार लगा था। उस समय लगभग राजपूताने के सभी राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, चंद्रसेन को छोड़कर। उधर मेवाड़ में ऊपर देखे तो महाराणा प्रताप के समकालीन अकबर, तो उधर तो महाराणा प्रताप थे और इधर इनके मामा राव चंद्रसेन थे, तो इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करती। लेकिन राय सिंह के पिता कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, और राय सिंह को और पृथ्वीराज राठौड़ को इसके दरबार में, अकबर के दरबार में भेज दिया था। यानी कि 1572 में जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। किसको? राय सिंह को। जब इसके पिता की मृत्यु नहीं हुई थी कल्याणमल की, क्योंकि उनकी मृत्यु तो 74 में होती है। अब ये बहुत कम समय में, उस समय राय सिंह के समय अकबर था, बाद में अकबर के बाद में जहांगीर आएगा, उसका बेटा सलीम। अब देखो, ये दोनों भाई चले गए अकबर के दरबार में, और ये बंदा जाके और अकबर की सेना में जाके और शामिल हो गया। तो ये बहुत जल्दी अकबर का विश्वास पात्र बन गया था। विश्वास पात्र बनने का कारण ये था कि देखो, जिस समय इसको जोधपुर का वहां का शासक बनाया, किसका? 72 में जोधपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। किसने? अकबर ने। तो उस समय क्या हुआ, विश्वास पात्र के भी कारण हैं कि क्यों विश्वास पात्र बन गया। ये एक दो कारण है, वो देख लेते, ताकि इसको आगे जाके जो सफलता मिलने वाली है वो इस वजह से। विश्वास पात्र का कारण यह है कि जिस समय इसको 1572 में जोधपुर का जब नियुक्त किया, तो उस समय क्या हुआ
कि नागौर में एक विद्रोह हुआ और वह विद्रोह हुआ क्या नाम से, मिर्जा है इब्राहिम मिर्जा। इब्राहिम मिर्जा के विरुद्ध गया था कौन? राय सिंह। वहां इब्राहिम मिर्जा को इसने हरा दिया। एक गांव है कठोली गांव, तो इस जीत की जो इसको मिली नागौर विद्रोह में, यानी कि जो विद्रोह जिसने दबाया मिर्जा का, तो इससे क्या है, इसको विश्वास हो गया अकबर को एक तरीके से, और अच्छा मतलब इसको एक पद इसको दिया। तो 1572 में, कहने का मतलब जब ये जोधपुर संभाल रहा था, तो उस समय उसने ये युद्ध लड़ा। तो अब मृत्यु हो जाती है किसकी? कल्याणमल की। कब? 1574 में। अपन ने 25 सितंबर 1574 कल्याण सिंह की मृत्यु दिखाई। तो जैसे ही कल्याण सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो शासक कौन बनेगा? सीधी सी बात है, राय सिंह बनेगा। और जब राय सिंह बनेगा, तो उसके बीच में एक युद्ध और होता है जो मारवाड़ का प्रमुख युद्ध माना जाता है, यानी कि वो युद्ध होता है दूसरा सिरोही का। उस समय सिरोही का जो शासक था वो सुल्तान देवड़ा था। सुल्तान देवड़ा। इसका एक भाई था बीजा देवड़ा। दोनों के बीच में अनबन होगी, और अनबन को लेके इन दोनों में युद्ध हो गया। तो सुल्तान देवड़ा, यानी कि सुल्तान देवड़ा की तरफ से जाता है राय सिंह, यानी कि एक तरफ सुल्तान देवड़ा की तरफ से राय सिंह जाएगा और बीजा देवड़ा को हरा दिया जाता है इस युद्ध में। अब जब बीजा देवड़ा को हरा दिया जाता है, तो वहां उसकी जो जागीर थी, उसका जो शासन क्षेत्र था, साम्राज्य क्षेत्र था, वो किसको दे दिया? वो दे दिया जगमाल को। जगमाल कौन है? जगमाल महाराणा प्रताप का सौतेला भाई है, जो अकबर की शरण में आ गया था। तो इस जगमाल को ये जागीर दे दी, किसकी? बीजा देवड़ा की। यानी कि ये युद्ध जो हुआ है, बहुत प्रमुख युद्ध है मारवाड़ के। मारवाड़ के दो प्रमुख युद्ध आपको याद रखने पड़ेंगे, गिरी सुमेल वाला मालदेव का और शेरशाह वाला। और एक ये जो युद्ध है जो 1583 में हुआ, इसको कहते हैं दंताने का युद्ध। अब सुल्तान देवड़ा पराजित तो सुल्तान देवड़ा जीत गया, यानी कि बीजा देवड़ा हार गया। और वो वाला जो इसको जगमाल को दे दिया, जगमाल की मृत्यु हो जाती है वैसे तो इस युद्ध में। तो कहने का मतलब ये तो इसकी शरण में था ही सही, और इस युद्ध में जगमाल की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस समय बंगड़ी का एक ठाकुर था, और बंगड़ी के ठाकुर का सेनापति था कौन? दुरसाहाड़ा। तो दुरसाहाड़ा को और अपन पृथ्वीराज इसको राठौड़ को अपन बाद में पढ़ेंगे राय सिंह के बाद, क्योंकि राय सिंह बहुत महत्व इंपॉर्टेंट शासक है, और लगभग सभी परीक्षाओं में ये लगता है, छोटी और बड़ी में। तो इसको आप महत्वपूर्ण तरीके से समझे, इंपॉर्टेंट लगा के, और एक एक चीज को अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए इस चीज के लिए। तो ये दंताने का युद्ध और गिरी सुमेल वाला युद्ध, ये महत्वपूर्ण युद्ध है, मारवाड़ के बड़े युद्धों में माने जाते हैं। तो जब 1583 में ये युद्ध राय सिंह ने जीत लिया, तो अब तो शासक 1574 में ये बन ही गया, बीकानेर का बना ही दिया इसने, और शासनकाल बढ़िया, मतलब 1612 तक लगभग शासनकाल इसका रहेगा। अब जैसे ही ये युद्ध इसने जीता, तो अब क्या करता है अकबर? अकबर 1593 में गुजरात वगैरह वगैरह, और यानी कि जूनागढ़ में प्रवेश दे देता है इसको, क्योंकि महत्वपूर्ण है जूनागढ़। जूनागढ़ इसको संभला दिया जाता है, और इस युद्ध में इसको उपाधि मिलती है राय की उपाधि। राय की उपाधि।
दो दो मुगल बादशाहों की सेवा की है इसने, ये आपको ध्यान रखना है। कभी बहुत डीपली पूछा जाता है इसको, राय सिंह को। तो राय की उपाधि दे दी। अब राय की उपाधि के बाद में अब ये क्या करता है कि 1590 से लेके और लगभग 1594 के मध्य के बीच अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देख रेख में अब ये क्या करता है, जूनागढ़ यानी कि बीकानेर का जो जूनागढ़ है उसका निर्माण करवाता है। जूनागढ़ का निर्माण किसकी देखरेख में? अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में। और उसमें उस महल में क्या करता है, उस महल में लगवाता है ये एक प्रशस्ति पत्र। ये गढ़ बना दिया और गढ़ बना के उसमें लगाता है प्रशस्ति पत्र, और उस प्रशस्ति पत्र को कहा गया राय प्रशस्ति। राय प्रशस्ति, देखो एक तो राज प्रशस्ति है जो राजसमंद झील में लगी हुई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राय प्रशस्ति अलग है, राज प्रशस्ति अलग है, वो राजसमंद से जुड़ी हुई है। ये राय प्रशस्ति राय सिंह से जुड़ी हुई है, बीकानेर से। अब इस गढ़ में क्या करता है, ये दोनों तरफ, इस साइड में और इस साइड में, मेन गढ़ के दरवाजे के सामने दोनों तरफ जयमल और पत्ता की सिंगारूढ़ मतलब गजारूढ़ मतलब हाथी पर बैठे हुए उनकी मूर्तियां बनवाता है। एक तो जयमल की और पत्ता की, बहुत वीर थे ये दोनों की, यानी कि इस पे हाथी पे, और हाथी पे बिठा के, और गढ़ के बिल्कुल मेन गेट पर, और जूनागढ़ महल के बहुत अच्छा गढ़ है जूनागढ़, तो उसके दरवाजे पे ये लगा देता है। और एक ग्रंथ है, ग्रंथ इसके बहुत सारे हैं क्योंकि ये साहित्यकार था खुद, और साहित्यकारों को इसने आश्रय दिया था, इसलिए इसका एक जो साहित्य में वर्णन मिलता है वो मैंने आपको पहले भी बताया, करमचंद वंशोत्कीर्तम, याद रखना पड़ेगा, करमचंद वंशोत्कीर्तनम। इसमें इसको कहा गया है राजेंद्र। राजेंद्र का मतलब होता है राजाओं का इंद्र, राजाओं का राजा, राजेंद्र। राजेंद्र की उपाधि मिली है, कहने का मतलब इसको। और बीकानेर में जो चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है वो इसी के शासनकाल से मानी जाती है। चित्रकला की शुरुआत, बहुत महत्वपूर्ण शासक है, एक एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। इसकी जन्म मैंने लिखा है नहीं, 20 जुलाई 1541, लगभग ये महाराणा प्रताप के ही समकालीन है। तो चित्रकला की शुरुआत भी इसके शासनकाल में ही हुई। अब होता क्या है कि इसके शासनकाल में, इसको मिटा देता हूं मैं, आप एक दो बार वीडियो को देख लेना, आराम से राय सिंह याद हो जाएगा आपको। मैं वैसे भी छोटे वीडियो डाल रहा हूं और बहुत बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ाने का आपको और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करें। देखो इसके कुछ साहित्य हैं, क्योंकि साहित्यों से प्रश्न पूछे जाते, प्रश्न आते हैं। इसके जो मुख्य साहित्य हैं वह है राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव। दूसरा इसका जो साहित्य है वह है वेदक वंशावली, वेदक वंशावली। तीसरा इसका प्रमुख जो ग्रंथ है वो ज्योतिष रत्नमाला है, ज्योतिष रत्नमाला। और चौथा जो इसका ग्रंथ है वह है बालबोधिनी, बालबोधिनी टीका। टीका का मतलब होता है हिंदी,
बालबोधी ने। वो उपाधि आपको याद रखना है कि इसको क्या नाम से करमचंद वंशोत्तर कीर्तन में उस ग्रंथ में जो जयस्वाम द्वारा लिखा गया था, उस ग्रंथ में इसको राजेंद्र की उपाधि दी गई है। अब देखो आप, इसकी जब मृत्यु हुई, इसके समय में अकाल पड़ा था, क्योंकि बीकानेर में अकाल ज्यादा पड़ते हैं। उसका एक कारण है कि रेगिस्तान है, सीधी सी बात है, रेगिस्तान में पानी नहीं होगी, पानी तो है ही नहीं, बारिश होती नहीं, उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय अकाल काफी पड़ते थे बीकानेर क्षेत्र में। तो उस समय जब अकाल पड़ा इसके शासनकाल में, तो इसने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी सदाव्रत को लेकर का मतलब सदाव्रत भोजन की व्यवस्था, सदाव्रत का मतलब होता है भोजन की व्यवस्था सभी आम जनता के लिए। पशुओं के लिए चारा पानी की व्यवस्था भी इसने पूर्ण तरीके से व्यवस्थित तरीके से की थी। अब होता क्या है, होता यह है कि अकबर अधिकतर देशी राजाओं को, राजपूत राजाओं को अभियानों पर भेजता था, और अभियान बाहर के जो अभियान थे, तो उस समय क्या ये दक्षिणी भारत के अभियान पर था, दक्षिणी भारत के अभियान पर था। उस समय क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है बुरहानपुर में, बुरहानपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है? 21 जनवरी 1612 इसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय इसके साथ एक घटना होती है, क्योंकि वहां भी जिस जगह पे दक्षिणी भारत पे ये बुरहानपुर जहां मृत्यु होती है, वहां भी रेगिस्तान है, और ये बीकानेर में रेगिस्तान है ही सही। तो रेगिस्तान में कुछ ऐसी झाड़ियां पाई जाती है, जो फोग नामक एक झाड़ी होती है, तो वो जहां भी रेगिस्तान होगा वहां वो मिलेगी। तो वहां क्या है, जिस समय इसकी मृत्यु हुई थी, उस समय इसको एक फोग नामक झाड़ी नजर आई। अब देखो, अपन विशेष परिस्थिति में कहीं अगर चले जाते हैं परिस्थितिवश, और वहां अगर गांव का कुत्ता भी नजर आ जाता है, तो वो अपन को भाई जैसा लगता है। जैसे मान लो आप राजस्थान के हो, और अब आप जैसे विदेश में चले गए, तो विदेश में जैसे मान लो आप इंग्लैंड चले गए, वहां अगर आपको कोई भारतीय नजर आ जाएगा, तो आपको मतलब वो भाई लगेगा। और अगर आपको अपने स्टेट का नजर आ जाए, राजस्थान का, या अपने जिले का नजर आ जाए, गांव का नजर आ जाए, तो यूं मान लो आपकी आत्माएं तृप्त होगी एक तरीके से। तो इस तरीके से जब इसको फोग नजर आया, जो मेरे जैसलमेर का पौधा है, मेरे जैसलमेर की झाड़ी है, तो जब फोग नजर आया, तो इसके मुंह से यानी कि ये फोग पे लिपट गया, भाई की तरह लिपट गया और रोने लग गया। और रोकर क्या कहता है, उस पौधे से क्या कहता है कि तू तो देसी रूखड़ो, ये कहा, तू तो देसी रूखड़ो, ये डिंगल भाषा है। बीकानेर में डिंगल भाषा चलती है, बीकानेर में कवि सम्मेलन भी डिंगली होते हैं। अगर आपको डिंगल भाषा, वैसे तो सब जगह चलती है राजस्थान में, लेकिन विशेष तौर से डिंगल भाषा बीकानेर वाले क्षेत्र में चलती। तो तू तो डिंगल भाषा में कहा राय सिंह ने कि तू तो देसी रूखड़ो, मैं परदेसी लोग, मैं परदेसी लोग, माने अकबर भेजिया, माने अकबर भेजिया, तू क्यों आयो फोग, तू क्यों आयो फोग। फोग का मतलब एक झाड़ी होती है, जो मैंने आपको बताई। यानी कि उस पेड़ से लिपट कर ये रोने लग गया कि तू तो देशी रूखड़ो, तू तो मेरे देश का रूखड़ा है, मैं परदेसी लोग, मैं तो परदेश में पड़ा हुआ हूं, लेकिन माने तो अकबर भेजा है, मेरे लिए तो अकबर ने भेजा है, मैं तो अकबर के अधीन हूं। इस समय अधीनता स्वीकार कर रखी है, क्योंकि कोई भी दिल से अधीनता स्वीकार कभी भी नहीं करता। चाहिए वो उस समय की हमारे देशी राजाओं की परिस्थिति थी कि हमें मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन दिल से नहीं की, परिस्थितियां होती है, और परिस्थिति के चलते वो कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तो उन परिस्थितियों के चलते हमारे देशी राजाओं ने अधीनता स्वीकार की, लेकिन दिल से थोड़ी की थी।
तो वो लिपट के रोने लग गया कि तू तो देसी रूख रो, मैं परदेसी लोग, मैं तो परदेश में पड़ा हुआ हूं। माँ ने अकबर भेजा, हमें तो अकबर में भेजा, अकबर ने भेजा है, लेकिन तू क्यों आयो फोग, है पेड़, है फोग वृक्ष, है फोग झाड़ी, तू क्यों आया यहाँ पे। इस तरीके से लिपट के रोने लग गया। कहा जाता है कि रोते रोते उस पेड़ से उसकी इस तरीके से मृत्यु हो जाती है 21 जनवरी 1612 में। अब इसका भाई है पृथ्वीराज राठौड़, और उसके साथ में पर दुर्साहरा बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे चारण हैं, जो सेनापति भी रहे हैं। क्योंकि देखो राजपूत चाहे वो सैनिक हो, चाहे कवि हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह एक योद्धा भी होते हैं क्षत्रिय होने के नाते। तो अपन पृथ्वीराज राठौड़ और दुर्साहरा को कल के टॉपिक में पढ़ेंगे।